In the previous lecture, we were discussing different weighting techniques of index number and we have discussed the price weighting and equal weighting. Our today's topic is market capitalization weighting. Basically, market capitalization weighting is also called market cap. ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। मार्केट कैप एक ईजीएस्ट मेथड है और एक अप्रोप्रिएट मेथड है किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी पोर्टफोलियो के इंडेक्स की कैलकुलेशंस का, उसको वेट से साइन करने का। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग को डिफाइन करना हो तो हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपनी कंपनी के शेयर्स को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द प्राइस ऑफ अ स्टॉक बाय इट्स टोटल नंबर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, सिंपल है कि अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग या फिर मार्केट कैप को यूज़ करें तो किसी भी कंपनी, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ कंपनी ए की, तो कंपनी ए के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ए के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 20,000, यानी कि टोटल ये जो हमारे पास अवेलेबल शेयर्स हैं जो उसने इशू किए हुए हैं वो 20,000 हैं और पर शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल $10 है। तो उस केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके इक्वल होगी? जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू $2 लाख। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल बताया गया है कि हम अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हम कंपनी के प्राइस ऑफ अ स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ। अभी हमारे पास कंपनी ए के मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है। नेक्स्ट हम उसी तरह से अपनी कंपनी बी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी बी है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 10,000 और पर शेयर प्राइस है 15। तो जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, $15 है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कंपनी बी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आ जाएगी? $1,50,000। ये एक ईजीएस्ट मेथड है और जो दूसरे आपके मेथड्स हैं प्राइस वेटिंग और इक्वल वेटिंग, उससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। पहले इसकी कुछ डेफिनेशन है। नेक्स्ट वो कहता है कि ये हमारा मेथड जो है ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हमारे एग्रीगेट इन्वेस्टर की वेल्थ को, क्योंकि हमारा मकसद अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना होता है। अपने इंडेक्सिस की कैलकुलेशन में भी हम यही चीज़ देखते हैं। तो कहता है कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला मेथड है ये प्राइस वेटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और एग्रीगेट इन्वेस्टर की वेल्थ को शो करता है। क्यों? बिकॉज द वेट्स ऑफ एन इंडेक्स स्टॉक इज़ बेस्ड ऑन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारी प्राइसिस पर वो चीज़ बेस नहीं करी होती। अगर कभी जैसे कि हमने जो पहले फार्मूलाज देखे हैं इक्वल वेटिंग के और प्राइस वेटिंग के, हम मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। ऐसा ही है। तो जैसे जैसे हमारी सिक्योरिटीज स्प्लिट होती जाती हैं ये नंबर्स इंक्रीज होंगे और जैसे ही नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं हमारा इंडेक्स का जो नंबर है वो कम आएगा। स्प्लिट करने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। ठीक है, एक चीज़ को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो जितने हिस्से होंगे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमारे जो बाकी दोनों मेथड्स हैं उनमें ये एक ड्रॉबैक पाया जाता है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इस ड्रॉबैक को जो है इलिमिनेट करता है कि हमारी चाहे स्टॉक स्प्लिट हो जाए, चाहे हम अपने स्टॉक पे डिविडेंड पे करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसर्न इन चीज़ों के साथ नहीं है। चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला हमने देखा है कि हम अपनी करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला आ जाता है। जिसके मैंने आपको कंपनी ए और कंपनी बी की एग्जांपल दी थी। जो भी करंट मार्केट प्राइस होगी, जैसे कि मैंने कहा 10 है और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अगर 20,000 है तो उस केस में आपके पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आएगी? 2 लाख आएगी। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आपका इतना कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेथड हमारा बाकी दोनों मेथड से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी हम एक नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं एक्चुअल में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये सारे अवेलेबल हों। ठीक है, क्योंकि कुछ आपको ऐसे इन्वेस्टर्स का पता होगा, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज नहीं करते। अक्सर आपने सुना होगा कि एक कंपनी है तो उसके कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि कई सालों से होते हैं, वो अपने शेयर्स मार्केट में जाकर सेल नहीं करते। तो अगर हम इन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से ऐसे इन्वेस्टर्स के शेयर्स को लेस कर दें जो कि नॉन फ्लोटिंग हैं,
नॉन फ्लोटिंग का मतलब है कि वो उनको एक्सचेंज नहीं करते, सेल नहीं करते, वो अपने पास जो है वो रखते हैं। तो जो नो फ्लोटिंग एसेट्स हैं, हम उनको अगर एलिमिनेट कर दें टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगा। दूसरा, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि एक कंट्री में तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जब हम उसको आउटसाइड द कंट्री देखते हैं तो कुछ सिक्योरिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होती। उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, जो नॉन फ्लोटिंग इन अदर कंट्रीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ को भी अंदर से डिडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा आगे से फोर्थ वाला मेथड है। अगर मैं आपको फोर्थ मेथड बताऊं तो वो है हमारे पास फ्लोट वेटिंग का, तो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। सो फ्री फ्लोट और फ्लोट वेटिंग हमारे पास बहुत इजी टेक्निक है। जैसे अभी हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा कि हम अपने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ अपनी प्राइस को आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन शेयर्स में से अगर हम नॉन फ्लोटिंग एसेट्स को लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो एक ज़्यादा बेटर जो है मेथडोलॉजी यूज़ हो सकती है। वो मेथडोलॉजी कहलाती है हमारे पास फ्लोट वेटिंग या फ्री फ्लोट वेटिंग। इसमें वो कहता है कि अ मेथड बाय विच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एन इंडेक्स अंडरलेइंग कंपनीज इज कैलकुलेटेड। हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, लेकिन फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी में डिफरेंस कहाँ पर आता है। टेकिंग द इक्विटीज प्राइस, हम अपनी इक्विटी जो भी शेयर है, जो भी सिक्योरिटीज़ है, उसकी करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स रेडली अवेलेबल टू द मार्केट। ऐसे शेयर्स जो कि एक्चुअल में मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे पास, इनमें से हम वो वाले शेयर्स लेस कर देंगे जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल ही नहीं करते। वो कंपनी के रिजर्व शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि अपनी कंपनी के शेयर्स को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते, किसी को सेल ही नहीं करते। तो हम उन सबको लेस कर देंगे, या ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि फॉरेन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करती, तो हम उनको भी अंदर से निकाल देंगे और जस्ट फ्री फ्लोट एसेट्स या फ्री फ्लोट सिक्योरिटीज़ को हम लेंगे। ठीक है। इस मेथड में और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड है, डिफरेंस ही यहाँ पर आता है कि हमने वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेने होते हैं, लेकिन फ्री फ्लोट मेथड में हम फ्री फ्लोट सिक्योरिटीज़ के साथ अपनी करंट मार्केट प्राइस करंट शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने यही नीचे एक्सप्लेन किया है। द फ्री फ्लोट मेथड एक्सक्लूड्स लॉक्ड इन शेयर्स सच एज दोर हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड गवर्नमेंट्स। ये वो शेयर्स हैं जो कि कभी भी सेल नहीं करते। तो जो आपके पास लॉक्ड अप शेयर्स होते हैं, आप उनको अपने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से लेस करके फिर फ्री फ्लोट वेटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मेथडोलॉजी आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं और उनका डिफरेंस सिर्फ माइनर सा है। अभी हम इनके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो ये फ्लोट वेटिंग की कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये सेम कैपिटल वेट इंडेक्स की तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें हम अपने प्रपोर्शनेट वैल्यू लेते हैं, फर्म के वो शेयर्स लेते हैं जो कि रेडीली अवेलेबल हैं हमारे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, फिर हम उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर लेते हैं और उनके वेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी अनएडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स होती हैं उनको हम लेस वेट देते हैं, और जो हमारे पास लार्ज परसेंटेज वाली होते हैं हम उनको ज़्यादा वेट से साइन करते हैं। ठीक है। कहते हैं एडवांटेज क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोनों मेथड्स चाहे वो फ्लोटिंग हो चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, इसका फ़ायदा होता है इंडेक्स सिक्योरिटी वेट्स रिप्रेजेंट प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू। हम टोटल मार्केट वैल्यू के वेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं उनके पर्टिकुलर प्रपोर्शन को। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका बेसिकली जो हमारे पास ड्रॉबैक है वो आता है इंडेक्स रिटर्न की वजह से। इंडेक्स रिटर्न हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंडेक्स रिटर्न, जिसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो हम उसको इंडेक्स रिटर्न कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ड्रॉबैक यही है, क्योंकि हमने देखा था कि इंडेक्स रिटर्न में हम दो मेथड यूज़ कर लेते हैं, चाहे प्राइस रिटर्न हो चाहे रिटर्न इंडेक्स हो। हम इस मेथड में अपने मार्केट के प्राइसेस को यूज़ करते हैं और फिर हम आईआर निकाल लेते हैं, यानी कि अपना इंडेक्स रिटर्न निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी सिक्योरिटीज़ ओवर वैल्यूड हो जाती हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ हमारी अंडर वैल्यूड हो जाती हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ हमारी ओवर वैल्यूड होती हैं हमने उनको ज़्यादा प्रोपोर्शनेट वेट्स दिए होते हैं, और जो वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड होती हैं हम उनको प्रोपोर्शनली लो वेट्स असाइन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, सिमिलर टू फॉलोइंग अ मोमेंटम स्ट्रेटजी अंडर विच अ मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक्स आर गिवन द ग्रेटेस्ट वेट्स। जो सक्सेसफुल स्टॉक्स हैं हम उनको ज़्यादा वेट्स दे रहे होते हैं, जो अनसक्सेसफुल हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंस है हम उनको लेस वेट्स जो है वो असाइन कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ जिनकी हमारी परसेंटेज चेंज कम आ रहा है, जिनको हम कहते हैं कि वो अंडर वैल्यूड हैं, उनको हम जो रेट्स असाइन करते हैं, वेट्स असाइन करते हैं, वो भी हम कम असाइन कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं।
इन चारों मेथड का हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने करना अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना होता है। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अभी हम फंडामेंटल वेटिंग की बात करते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड है फंडामेंटल वेटिंग, ये बिल्कुल ऑपोजिट है मार्केट कैपिटलाइजेशन के। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम अपनी स्टॉक प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फंडामेंटल वेटिंग में हम अपनी कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं, फंडामेंटल्स मतलब जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारी, हम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हमारी कंपनी की फंडामेंटल्स बेसिकली होते क्या हैं? हमारी डिविडेंड्स क्या हैं, हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, हमारी अर्निंग्स, हमारी कंपनी की बुक वैल्यू, ये सारी जो है ये हमारी बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। और फंडामेंटल वेटिंग बेसिकली ये मेथड हमें कहता है कि हम अपनी कंपनी की शेयर प्राइस को देखने की बजाय अगर हम इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखें तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम अपनी कंपनी के इंडेक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जो डेफिनेशन है वो होगी कि ये एक ऐसी टाइप है इक्विटी इंडेक्स की जिसमें हम अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को चूज़ करते हैं उनके फंडामेंटल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एज अपोज टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। फंडामेंटल वेटेड इंडेक्सेस कैन बेस देयर कंस्ट्रक्शन, हम उनकी फंडामेंटल वेटिंग इंडेक्सेस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स को देखते हुए। वो मैट्रिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी कंपनी का रेवेन्यू, डिविडेंड रेट्स, अर्निंग्स और बुक वैल्यू, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। यही फंडामेंटल चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी की। अगर हम इनको अपने माइंड में रखते हुए किसी कंपनी के इंडेक्सेस कैलकुलेट करें तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अब हम अगर इसके भी कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज है सबसे पहले फंडामेंटल वेटिंग का कि इट अवॉइड्स द बाइसेस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें हम अपनी शेयर की परफॉर्मेंस जो कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की वजह से हमारे पास एक बाइस आ जाती है, एक गलती होने के चांसेस होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो हमारी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ होती हैं हम उस बाइस को बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंडामेंटल वेटिंग इंडेक्स जो है बेसिकली करता क्या है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है तो हम इसमें आप रेशो यूज़ कर सकते हो। अर्निंग्स यील्ड की, ये हमने जो है वो रेशो वाले चैप्टर में किया है। अर्निंग्स यील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था। उसके अलावा हमने एक और रेशो भी पढ़ी है, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशो। उसके अलावा अर्निंग पर रेशो। ये सारी रेशोज़ आपकी हेल्प करेंगी। जिनकी ये वाली रेशोज़ ज़्यादा होंगी हम उनको ओवर वैल्यूड कहेंगे और जिनकी ये रेशोज़ कम होंगी हम उनको अंडर वैल्यूड कहेंगे। मतलब इसमें कोई बायस आने के चांसेस है ही नहीं, कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। इसमें बिल्कुल बायसेस खत्म हो जाती हैं। वो इस वजह से कि जिसकी जितनी रेशोज़ ज़्यादा होंगी, जिसका आंसर ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा उसको ओवर वेट किया जाएगा और उसको हम हाई वेट्स असाइन करेंगे। जिनकी ये सारी रेशोज़ कम होंगी हम उनको अंडर वेटेड रखेंगे, हम उनको कम जो है वो वेट्स असाइन करेंगे। अभी हमने जो है वो अपने पाँचों मेथड्स पढ़ लिए हैं। पाँचों मेथड्स में हमने देखा कि इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हर किसी मेथड का फॉर्मूला डिफरेंट है और हर किसी मेथड को हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना होता है। अब हम वन बाय वन इनके फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं और उनके साथ साथ उसकी एक एक इलस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं। सो टॉपिक है हमारा डिफरेंट वेटिंग मेथड्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले प्राइस वेटिंग की बात करते हैं और ये उसने सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिया है, सम ऑफ स्टॉक प्राइसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स एडजस्टेड फॉर सप्लिट्स। हमने सारे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं उनके साथ अपने टोटल सम को डिवाइड कर देना होता है। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये एक कंपनी है, उसके कुछ फिगर्स आपको गिवन है फॉर द 1 मंथ पीरियड। इंडेक्स फॉर्म डाटा है, स्टॉक एक्स वाई एंड जी है, शेयर प्राइस है एक्स की 10 है। तो हमने ये देखा था कि हम उनको उनकी वेट्स के अकॉर्डिंग जो है शेयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग वेट्स असाइन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं उनका इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दो टाइम पीरियड्स में फॉर द ईयर 2006 एंड फॉर द ईयर 2007 जो है डाटा गिवन किया है, शेयर प्राइसेस गिवन है। हमने देखा था कि हम प्राइस वेटिंग में जितने आपके पास शेयर प्राइस होती है इक्वल उसके हम उनको वेट्स असाइन करते हैं। यानी कि स्टॉक एक्स का वेट यहाँ पर जो है वो 10 है तो वेट भी हमारे पास कितना होगा 10 होगा। अगर स्टॉक वाई का यहाँ पर प्राइस 20 है तो इसका वेट भी कितना होगा 20 होगा। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं प्राइस वेट इंडेक्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फॉर द ईयर
हम इन सब को ऐड कर देंगे, इन्हीं को ही हम वेट्स कंसिडर करते हैं और नंबर हमारे पास 3 है तो उसके साथ डिवाइड कर देंगे। एज ए December 31st 2006 और 2007 के लिए भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हैंस द प्राइस वेटेड 1 मंथ परसेंटेज रिटर्न इज, हमने ये एंड पर फॉर्मूला लगाना होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो डिफरेंस है हमारा, और -1 कर देंगे। ये आपके पास आ गया है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इक्वली वेटेड इंडेक्सेस की। इस टेबल में आपके पास स्टॉक्स गिवन है, उनकी इनिशियल प्राइस गिवन है, करंट प्राइस गिवन है और प्राइस चेंज गिवन है। बेसिकली प्राइस चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फॉर्मूला शायद मैंने कभी आपको बताया हो। प्राइस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड का। ये एक फॉर्मूला है जो कि प्राइस चेंज को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। करंट प्राइस है हमारी 15, जो इनिशियल प्राइस यानी कि ओल्ड प्राइस वो हमारे पास 12 थी। हम इसको डिवाइड कर देंगे अपनी जो है वो इनिशियल प्राइस के साथ, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन वे के लिए हमने जब कैलकुलेट किया तो आप क्या करोगे, 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रेंज बनेगा 25%। उस तरह से हमने स्टॉक बी के लिए भी इसने इस टेबल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। समटाइम्स ये कैलकुलेटेड होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक बेसिक फार्मूला है। किसी भी दो प्राइसेस का जब हमने कंपैरिजन करना होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। आप जो है ये फार्मूला इसमें भी यही यूज़ किया गया है और इसको भी यही यूज़ करके कैलकुलेट किया गया हुआ है। हमने जो है वो इक्वली वेटेड देखनी है क्योंकि हमने इनको इक्वल वेट से साइन किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसके इंडेक्स में चेंज आया है। ये आपके पास जो है ये प्राइस चेंजेस है। अगर हमारे पास एक ही प्राइस होती ना तो हम उसको एक ही वेट से साइन करते, ठीक है, एक जैसे। लेकिन यहाँ पर उसने डिफरेंस बताया है, दो प्राइसेस गिवन थी और हमारे पास प्राइस चेंज गिवन था, तो हम ना तो इसको यूज़ करेंगे और ना ही इसको यूज़ करेंगे। हम जो है वो प्राइस चेंज वाले को यूज़ करेंगे। उसमें होगा क्या हमारे पास, आप देखो तो हम करते क्या है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 25%, मैं परसेंटेज का साइन यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही लेकिन आप लगाएंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने सम ऑफ ऑल करना होता है। हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है -7.7%, और फिर ऐड कर देंगे, पॉजिटिव है 18.4, और चूंकि ये हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ ऑल के साथ डिवाइड करते हैं जो कि हमारे पास 3 आता है, ठीक है। तो उसने न्यू इंडेक्स वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दे दी है, वो बनेगी 11.9%। जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद आप वही फॉर्मूला यूज़ करोगे जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पे बताया था इक्वल वेटिंग इंडेक्स का, कि जब आपके पास आ जाता है तो न्यू इक्वल वेटिंग इंडेक्स कैसे आता है, ऑल इक्वल वेटिंग इंडेक्स प्लस 1 माइनस चेंज इन इंडेक्स। ये वाला फॉर्मूला हमने प्रीवियस वाली एग्जांपल में भी यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम वही यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम क्या कर लेंगे, न्यू इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे।